तो वो आदमी दूसरों कुछ और कहता है, शर्म नहीं आती उनको? नहीं, उनको शर्म आती है या नहीं आती? हाँ। लेकिन इस हुकूमत को शर्म नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, अदालत ने फैसला दे दिया, लीक्स आ गई, लेकिन अपने केसेस तो ये हुकूमत खत्म कर रही है, नए कवानीन तब्दील कर दिए, लेकिन आज तक वो 2018 में ये सब काम करने वाले और इमरान खान के खिलाफ ये सब कुछ साबित होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या ये हुकूमत बुज़दिल है या क्या है? मेरी जमात नाअहल है। मेरी जमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि NRO-2 क्या है? NRO-2 की हकीकत क्या है? NRO-2 कब हुआ, किसने किया, कहाँ किया, किस तरह हुआ, और उस NRO-2 से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त कौन हासिल कर रहा है? नाज़रीन, ये बहुत जो है वो चौंका देने वाले कुछ हक़ाइक़ हैं और जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, और मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि NRO-2 एक वजूद रखता है, वो एग्जिस्ट करता है, और इस वक्त जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम या हमारे मुल्क का जो हुकूमत चल रही है, या जिस तरह की हमारे मुल्क की सियासत चल रही है, उसका जो बुनियाद है वो NRO-2 है। नाज़रीन, ये NRO-2 कब हुआ, पहले हम इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, ये NRO-2 उस वक्त जो है वो फाइनल उसको किया गया जब इमरान खान की हुकूमत जाने लगी थी। तो जाहिर है कि इमरान खान को पता था कि जब उनकी हुकूमत जाएगी तो उसके बाद जो इत्तेहादी हुकूमत आएगी PDM की, तो वो इनके साथ कुछ अच्छा नहीं करेगी। तो जो मुख्तलिफ वहाँ पे जो कंडीशंस तय हुई थी, जिनमें से सिर्फ चंद एक आपको बताई गई, जिनमें एक ये थी कि जो है तहरीक अदम एतमाद को ले आया जाए, या दूसरी ये थी कि इन हाउस चेंज, या फिर तीसरी ये थी कि इमरान खान जो है वो खामोशी से घर चले जाएं। तो नाज़रीन, ये मतलब उस NRO-2 के सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं। हकीकी NRO-2 क्या था, उसमें जाहिर है कि जो ताकतवर हलके हैं उनकी तरफ से भी कुछ लोग शामिल थे, और PDM या इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से भी 2 लोग शामिल थे, और इधर से PTI से भी 2-3 लोग शामिल थे। तो इस NRO को तश्कील दिया गया। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर जो ये NRO था वो इमरान खान और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान तय पाया था, ताहम जो ताकतवर हलके थे वो बीच में सालिस भी थे और जामिन भी थे, तो उन्होंने जमानत भी दी। तो नाज़रीन, मतलब हमारे मुल्क में कई मरतबा ऐसा होता है कि जो कुछ जिस तरह हमें दिख रहा होता है वो उस तरह नहीं होता, और जो नहीं दिख रहा होता वो हमें दिखाया जा रहा होता है, या जो दिखने के काबिल ना हो वो हमें दिखाया जा रहा होता है, क्योंकि इन लोगों को यकीन है, हमारे पॉलिटिशियंस को, कि हम लोग बेवकूफ़ हैं। करप्शन के टोले ने अपने आप को बचाने के लिए जो NRO लिया है, जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए नैब लॉ में, जो इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया सारा वक्त कि मैं भी इनको किसी तरह वो NRO दे दूं। नाज़रीन, जब NRO-2 को हतमी शक्ल दे दी गई तो उसके बाद फिर कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, और तहरीक अदम एतमाद के जमा होने से पहले हम थोड़ा सा फिर पीछे जाते हैं कि जब NRO-2 फाइनल हो रहा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तय हुई थी, और उसमें यह भी तय हुआ था कि इमरान खान अपनी जो उनके सियासी तिर्ज है, अपने तिर्ज सियासत पर कायम रहेंगे, उनको जो जहां जिस तरह आएगा वो इस तरह करेंगे, और हुकूमत को जो जिस तरह करना होगा वो इस तरह करेगी, ताहम कोई किसी की उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। यानी ये भी तय पाया था कि PTI के जो लीडर हैं, या जो PTI के वो लोग जो करप्शन में या जिनमें मुलविस हैं, या जिनको हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा सकता है, तो वो उनको उनमें हाथ नहीं डाला जाएगा। ताहम जो है वो दिखावे के लिए चंद एक कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं और की जाएंगी, ताकि जो रिट ऑफ स्टेट है उसको भी किसी तरीके से जायज साबित किया जाना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर हम इस NRO-2 को देखते हैं तो सबसे पहले जो NRO-2 का फ़ायदा हासिल किया वो खुद इमरान खान ने किया, और उनके जो स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब थे उन्होंने किया, और उनके डिप्टी स्पीकर ने किया, और ईवान सदर ने किया,
कि पार्लियामेंट को तोड़ दिया गया और निगरान वजीर आजम खुद इमरान खान बन गए और फिर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से जो तहरीक अदम एतमाद का पर वोटिंग हुई और फिर इमरान खान को घर जाना पड़ा। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का बीच में आना बहुत ज़रूरी था। तो नाज़रीन, पहला जो एनआरओ इमरान खान को दिया गया था, यानी एनआरओ का जो पहला फ़ायदा था वो ये था कि इमरान खान ने आइन शिकनी की, पार्लियामेंट को तोड़ा, आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की उसने, उसके स्पीकर ने, उसके डिप्टी स्पीकर ने। तहम इसके बावजूद इस वक्त तक इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ये जो भी कुछ हुआ ये आइन शिकनी ही थी। तहम उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। तो नाजरीन, इस तरह अगर हम आते हैं तो जो इमरान खान के खिलाफ जिस तरह पेंडिंग केसेस थे वो तो खैर अपनी जगह पे, तहम आप थोड़ा सा अंदाज़ा कर लें, इस एनआरओ 2 को देखें तो इस वक्त जो है वो आज ही इमरान खान को तौहीन अदालत केस से इस तरह बरी किया गया है कि जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया ही ना हो। नाजरीन, डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो थे वो अदालत में इस्तदा करते रहे कि जज साहब इन्होंने तो गैर मशरूत माफ़ी भी नहीं मांगी। अदालत ने कहा कि आप लिख के दे दें, हम जो ऑर्डर इशू करेंगे, जजमेंट इशू करेंगे, उसमें आपका पॉइंट शामिल कर देंगे। मतलब हैरत की बात है। और उसी अदालत में इमरान खान बैठकर मरियम नवाज के केस पर तबसरा कुछ इन अल्फाज में कह रहे थे कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, और अगर रूल ऑफ लॉ होता तो फिर मरियम नवाज और इस तरह जैसे चोर, लुटेरे, डाकू जो कहते रहते हैं वो करते रहते हैं। नाज़रीन, हम इससे और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यानी ताकि आज के दिन की एक और कहानी भी है, लेकिन और थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में माफ़ी मांगने गए थे तो क्या आप जो है वो ये महज इत्तेफाक था कि एडीजे नहीं थी, यानी एडीजे ज़ेबा चौधरी साहबा अपने ऑफिस में नहीं थी, ये कोई महज इत्तेफाक था? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक मनसूबाबंदी का हिस्सा था, ये प्लान था। यानी जिस दिन इमरान खान आएंगे उस दिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहबा सीट पे नहीं होंगी और इमरान खान अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और उसके बाद फिर बयान हल्फी हाई कोर्ट में जमा करवाया जाएगा और उसके बाद केस रफा दफा हो जाएगा। तो नाजरीन, मैडम ज़ेबा चौधरी साहबा का कोर्ट में ना होना ये महज इत्तेफाक नहीं था। तो नाजरीन, इससे हटकर अगर हम जाएं उधर तो आज एक और चीज़ बड़ी हुई। वो चीज़ ये हुई कि चौधरी परवेज इलाही के फर्जंद मोनिस इलाही को अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया है। यानी इसमें आप एक चीज़ और भी नोट करने जैसी है, वो ये है कि इस एनआरओ में इस बार भी अदलिया ही इस्तेमाल हो रही है और कल को अगर कुछ होगा या कल को अगर उंगलियां उठेंगी, कल को अगर किसी पर कीचड़ फेंका जाएगा तो वो अदलिया ही होगी। नाजरीन, आपने थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शहबाज गिल कितने संगीन इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया और जो ड्रामा चला वो आपने देखा। फिर मेडिकल बोर्ड, फिर तशद्दुद, फिर ये, फिर वो, और फिर बिलाखिर शहबाज गिल को जमानत मिल गई और आज वो आज़ाद घूम रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और शहबाज गिल से के पीछे आते हैं तो इमरान खान के खिलाफ जो 780A का मुकदमा था, यानी FIR जो थी उसमें से 780A को खारिज कर दिया गया, जबकि अदालत खारिज नहीं करती, खारिज जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो करता है। लेकिन खैर यहाँ तो ये होना था, वो हो गया। तो शहबाज गिल को रिलीफ मिल गया, इमरान खान को हर केस में जमानत मिल गई, वारंट इशू हुए, इतवार के दिन, छुट्टी के दिन अदालत खुली, इमरान खान को रिलीफ मिला। पंजाब असेंबली में जो है वो दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग पर आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार भागता हुआ आया, अदालत खुली और रजिस्ट्रार को बिठाया गया कि पिटीशन अभी तैयार हो रही है और बहरहाल उसका फैसला भी आपके सामने है। और फिर 63 और 62 के हवाले से जो सदर की तरफ से रेफरेंस भेजा गया था उसके जवाब में जो फुल कोर्ट जो 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया, यानी मुतनाज़े तरीन जो फैसला सामने आया था वो भी आपके सामने है, जिसकी बुनियाद पर परवेज इलाही साहब जुडिशल वजीर आला कहलाए जाते हैं। तो नाजरीन, अब हम थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं
तो नाज़रीन, इस एनआरओ का सबसे ज्यादा फायदा जो मिला है वो मिला है इमरान खान को, और ये एनआरओ मिला था इमरान खान को। अगर इमरान खान को ये एनआरओ ना मिलता तो इस वक्त जो ममनुआ फंडिंग है, इलीगल जो फंडिंग है, बिलियंस ऑफ रुपीज, यानी पता नहीं कितने अरब डॉलर्स की, आई डोंट नो, मैं हिसाब किताब का बहुत कच्चा हूं, वो जो डॉलर और इन चीजों का पता नहीं है, लेकिन बिलियंस ऑफ रुपीज की करप्शन, इलीगल फॉरेन फंडिंग साबित होती है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट या उसकी जजमेंट जारी कर दी जाती है। 8 साल इस केस को निपटाने में लगते हैं इलेक्शन कमीशन को, और उसकी बुनियाद पर हुकूमत को रिपोर्ट भेजी जाती है, और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को उस फॉरेन फंडिंग की बुनियाद पर एक डिक्लेरेशन भेजना होता है सुप्रीम कोर्ट को, ताकि जो जिस जमात के खिलाफ फॉरेन फंडिंग या मतलब ममनुआ फंडिंग, इलीगल फंडिंग जो साबित हो जाए, तो फिर उस जमात को कलअदम करार दे दिया जाता है, उसका जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाता है, और उसका जो पार्टी होती है वो मुकम्मल तौर पे तहलील कर दी जाती है। लेकिन इस वक्त तक डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजा गया। नाज़रीन, पीडीएम की तरफ से ऐलान किया गया था कि जो 6263 के हवाले से जो सदारती रेफरेंस पे 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया है, जिसके खिलाफ पीडीएम ने जिसके खिलाफ बायकॉट का ऐलान किया था, तो उसके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा जाएगा। तो वो रेफरेंस कहाँ है? वो रेफरेंस भेजा ही नहीं जाना था, ये महज सियासत थी। नाज़रीन, अगर हम और थोड़ा सा आते हैं तो आपने देखा होगा कि तोशाखाना केस, नाज़रीन, जिस तरह आज हुआ है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में, क्या इस तरह पहले कभी पाकिस्तान में हुआ है? जिस तरह इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने कहा है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून खत्म हो चुके हैं, तब्दील हो चुके हैं, आइन में तरामीम हो चुकी हैं, क्या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होते? तो बहरहाल, जिस तरह आज पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया ये रूनुमा हुआ, इसी तरह जो है वो मैं क्या बोलूं, तोशाखाना केस में भी लगभग ऐसा ही होगा। अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत एक सजा सुना दी जाएगी, यानी कुछ रकम उन पर डाल दी जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, या फिर फैसला इस तरह मुतनाज़ सुनाया जाएगा कि उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और उसके बाद फिर बात खत्म। नाज़रीन, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इन्होंने यानी पीटीआई ने, आपको पता है कि असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर पूरी कौम के सामने कहा था कि हम पार्लियामेंट से रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिन्होंने रिजाइन नहीं करना था वो तो वापस आ गए, लेकिन पीटीआई के अक्सरियत जो थी, इंक्लूडिंग इमरान खान, शीरी मजारी और दीगर जो थे, उन्होंने ऐलान किया था कि हम मुस्ताफी हो चुके हैं। लेकिन ये मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूं कि थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है, थोड़ी सी गैरत होती है। आप जब रिजाइन कर चुके तो फिर आप किस शर्म से, किस मुंह से, किस नाक से मराहत भी हासिल कर रहे हैं, तनख्वाहें भी हासिल कर रहे हैं, और वही ड्रामा आप रिपीट कर रहे हैं जो 2014 में आपने किया था। तो नाज़रीन, ये सब कुछ एक प्री प्लानिंग हो रहा है। अब अक्सर ये सवाल होता है ना आवाम के जहनों में कि इमरान खान को अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बस गिरफ्तारी की तैयारी हो गई और ये यूं हो गया, और इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं और ये यूं होगा। इमरान आ रहे थे, लेकिन बीच में क्या मामला तय पाए, और फिर वो लॉन्ग मार्च डिस्पर्स कैसे हुआ, और फिर वो मामूली से जो है वो एक मामूली से जुलूस में कैसे तब्दील हुआ, और वो जुलूस जो है वो 25 मई को कैसे मुंतशिर हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की संगीन वायलेशन हुई, लेकिन इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट थी सुबह को वो बड़ी हैप्पी थी, बहुत हैप्पी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज बड़ा हैप्पी था तोशाखाना केस में, ये कहते हुए कि इमरान खान ने जो वो वहाँ तोशाखाना से जो चीज़ें उठाई थी वो उन्होंने बेच के किसी खैराती इदारे में दे दी होंगी, तो ये केस नहीं बनता। वेरी हैप्पी, गुड। मतलब हैप्पी आवर्स अच्छे होते हैं। हैप्पी आवर्स में जब इंसान होता है ना तो दिमाग ऐसे ही रिलैक्स होता है, ठंडा होता है। नाज़रीन, मसला यहाँ पे ये है कि ये जो भी मामलात हुए या जो भी कुछ हुआ, अगर पीटीआई मुस्तफ़ी हो चुकी थी
तो उसका सदर ईवान सदर में क्यों बैठा था, और वो आज भी वहीं पे बैठा हुआ है? क्या ईवान सदर में बैठा हुआ शख्स उसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था? अगर सब ने रिजाइन कर दिया तो जो वहां पे ईवान सदर में बैठा हुआ था शख्स, उसने रिजाइन क्यों नहीं दिया? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो इनके अराकीन थे उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया? पंजाब से रिजाइन क्यों नहीं हुआ? गिलगित बिल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, सिंध, मतलब पंजाब, ओवरऑल बलूचिस्तान, ये तमाशा एनआरओ 2 का जो हकीकी फायदा जिस शख्स ने उठाया है या जिस शख्स ने एनआरओ 2 हासिल किया है, उस शख्स का बुनियादी तौर पर नाम इमरान खान न्याजी है। नाज़रीन, जब एनआरओ 2 को हतमी शक्ल दी जा रही थी तो उस वक्त यह भी तय पाया था कि पिछले केसेस नहीं खोले जाएंगे, यानी जो हो चुका वो हो चुका, बस सिर्फ हम सियासत करेंगे और इल्ज़ाम तराशी की हद तक एक दूसरे के खिलाफ महदूद रहेंगे, थोड़ा बहुत अदालत खेलेंगे, और अदालतें भी अपनी ही हैं, तो अदालतों ने क्या करना है, हम आपके खिलाफ करेंगे तो वो चले जाएंगे, आप हमारे खिलाफ करेंगे तो वो चीज़ें उड़ा दी जाएंगी। नाज़रीन, एनआरओ 2 में जो तय हुआ था उसमें यह भी था कि पिछले केसेस नहीं उठाए जाएंगे, पिछले केसेस की पर बात तो होगी लेकिन प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकली जो जिन चीज़ों पे नहीं करना था वो क्या था, वो मैं पहले भी गिनवा चुका हूँ, अब फिर गिनवा देता हूँ। उसमें पार्लियामेंट जो अपना जो कौमी असेंबली तोड़ी गई असद के सर की उसकी तरफ से, वो मामला नहीं उठाया जाएगा। स्पीकर का मामला नहीं उठाया जाएगा, डिप्टी स्पीकर का मामला नहीं उठाया जाएगा, सिंध हाउस पर हमले का मामला नहीं उठाया जाएगा, पीटीवी पर हमले का मामला नहीं उठाया जाएगा, पार्लियामेंट पर हमले का मामला नहीं उठाया जाएगा, ईवान सदर पे जो है वो हमले का मामला नहीं उठाया जाएगा। पंजाब में जो अरबों रुपए की करप्शन फराग होगी और बुजदार और इनके इस जैसे लोगों के मार्फत कराई गई है, उस पर इनिशियली आप एंटी करप्शन की हद तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, फिर हम उनको ठीक कर लेंगे। ये मामला भी नहीं उठाया जाएगा, चीनी स्कैंडल नहीं उठाया जाएगा, गंदम स्कैंडल नहीं उठाया जाएगा, पेट्रोलियम स्कैंडल नहीं उठाया जाएगा, अद्वियात स्कैंडल नहीं उठाया जाएगा, यूटिलिटी स्टोर्स में जो अरबों रुपए की करप्शन हुई सब्सिडी के नाम पर, वो स्कैंडल नहीं उठाया जाएगा, बिलियन ट्री स्कैंडल नहीं उठाया जाएगा, मालम जब्बा स्कैंडल नहीं उठाया जाएगा। मतलब आप सिर्फ इस पर सियासत कर सकते हैं। मतलब हम दोनों यानी हुकूमत और इमरान खान आपस में सियासत तो कर सकते हैं लेकिन इससे बढ़कर कुछ भी नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, ये सब कुछ उसी प्लानिंग के तहत हो रहा है, यानी उसी एनआरओ 2 के तहत हो रहा है। इसी एनआरओ 2 के तहत मरियम नवाज का केस खत्म हुआ, इसी एनआरओ 2 के तहत ये हुकूमत कर रहे हैं, इसी एनआरओ 2 के तहत शहबाज शरीफ और इनके जो नेब तरमीम हुई वो हुई, इसी एनआरओ 2 के तहत शहबाज शरीफ अपना नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और इसी एनआरओ 2 के तहत सब केसेस खत्म हो रहे हैं, और इसी एनआरओ 2 के तहत इमरान खान सबसे ज्यादा फायदा हासिल करने वाले शख्स बने हैं। वो इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गाली दें, उसको शरीफ खानदान के घर का नौकर बोलें, उसको करप्ट बोलें, उसको चोर बोलें, उसको धांधली का मास्टरमाइंड बोलें, जो जी में आए ये बोलेगा इमरान खान, लेकिन ठंडे रहो, बस आप नोटिस लो, नोटिस दो, बात खत्म। यहां तक मतलब हैरत होती है कि न सिर्फ ये बल्कि इमरान खान का मन इस कदर बढ़ा दिया गया, उसको इस तरह शह दे दी गई और वो इस हद तक आगे चला गया कि उसके साथ ईवान सदर में मुलाकातें भी होती हैं, उसी के साथ मुलाकातें भी होती हैं, चाय भी पी जाती है, बिस्किट भी खाए जाते हैं, गपशप भी होती है, फ्यूचर प्लानिंग भी होती है, और वही शख्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रुर को भी मुतनाज़ बनाता है, वही शख्स मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के मामले को भी मुतनाज़ बनाता है, और वही शख्स हमारे दिफाई इदारों को भी गालियां देता है, वही शख्स हमारे मुल्क के जो शोहदा हैं उनकी भी तौहीन और तजलील करता है, वही शख्स हमारे मुल्क के दिफाई इदारों के जो अफसरान हैं, सरबराह हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार,
न्यूट्रल्स, जानवर, ताकतवर और चौकीदार, गीदड़ सब कह देता है, लेकिन उसके आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये एनआरओ 2 का हिस्सा है। ये एनआरओ 2 का हिस्सा है, उसकी मर्जी है, जो चाहे करे, जिस तरह चाहे करे। पीडीएम के पास इस वक्त अक्सरियत है, पंजाब में अक्सरियत है, लेकिन पीडीएम के पास ताकत नहीं है। पीडीएम एक ग्रीन सिग्नल के इंतजार में है, जब उसको वहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तब पंजाब में हुकूमत तब्दील होगी। यह क्या मजाक है? मतलब इस वक्त आपके पास पंजाब में अक्सरियत है, पीटीआई अक्सरियत खो चुकी है, परवेज इलाही खुद लोटा है, उसके साथ 9 लोटे और हैं, और फिर भी इलेक्शन कमीशन से रुजू नहीं किया जाता, उनको डिसीट नहीं करवाया जाता। तो ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? ये सब तमाशा है, ये सब गोरख धंधा है। ऐसा गोरख धंधा है जिसमें बेवकूफ हम बन रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। और हमें क्यों पता चलेगा? हम तो बेवकूफ हैं। हम तो टीवी पे बैठते हैं, उस तरफ के एंकर उनको गालियां दिलवाते हैं, इस तरफ के एंकर उनको गालियां दिलवाते हैं, इस तरफ के यूट्यूबर उनको गालियां देते हैं, उस तरफ के यूट्यूबर उनको गालियां देते हैं। लेकिन असल मसला क्या है? असल मामला जो मुआशी मसला है वो क्या है? मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना बनता है, डॉलर नीचे गिरता है। फिर जब मिफ्ता इस्माइल को हटाना होता है फिर डॉलर ऊपर जाता है। फिर जब इसहाक डार को लाना होता है तो डॉलर जो है वो एकदम से फिर ऊपर जाने लगता है। फिर जब मिफ्ता इस्माइल आ जाता है तो डॉलर एकदम से नीचे आ जाता है। जब मिफ्ता इस्माइल थे तो पेट्रोल यूं चला गया, और जब इसहाक डार वापस आए तो पेट्रोल यूं चला गया। तो भाई अगर ये मामला इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान ही है तो फिर इसमें अवाम ने क्या गुनाह किया है? क्या आईएमएफ अंधा है? आईएमएफ नहीं देख रहा कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत है? सैलाब ने पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया है? इस वक्त हम फूड सिक्योरिटी का शिकार हैं। आने वाले 3 महीने के बाद पता नहीं हमें आटा मिलेगा भी कि नहीं, हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा भी कि नहीं, और हम बैठे हुए हैं जो है वो दूसरे ममालिक की इमदाद के इंतजार में, और यहाँ हम एनआरओ 2 पे सियासत कर रहे हैं। और इमरान खान बोलता है कि इन्होंने एनआरओ 2 लिया है, इसहाक डार एनआरओ 2 के तहत वापस आया है, शहबाज शरीफ एनआरओ 2 के, नवाज शरीफ शहबाज एनआरओ 2 के तहत यहाँ आ रहा है, इनको हुकूमत एनआरओ 2 के तहत मिली है। मरियम नवाज पासपोर्ट एनआरओ 2 के तहत मिला है, मरियम की बरियत एनआरओ 2 के तहत हुई है। ओ भाई ये तो 2-3 लोग हैं, तुमने कितना फायदा लिया? उस्मान बुजदार, फरागोगी, उसका शोहर बुशरा बीबी के बेटे, पंजाब काबीना के आधे से ज्यादा तुम्हारे वुज़रा, किस हद तक करप्शन हुई है। और आज वही करप्शन के केसेस आप खत्म करवा रहे हैं, एंटी करप्शन के जरिए खत्म हो गए। फरागोगी क्लीन चिट मिल गई, मोनिस इलाही क्लीन चिट मिल गई, उस्मान बुजदार क्लीन चिट मिल गई, फलां क्लीन चिट मिल गई। आज मेरी किसी अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई और उसने इन तमाम हकायक से मुझे समझाया कि बाबा आप जो कह रहे हो कि एनआरओ है क्या? वो तो मुशर्रफ के दौर में हुआ था, जो हुआ था ऑफिशियली एनआरओ हुआ था, साइंड एनआरओ हुआ था बिटवीन नवाज शरीफ, बेनजीर एंड अपना जनरल परवेज मुशर्रफ, और उसमें सालिस था अमेरिका, कोंडालीजा राइस और वगैरह वगैरह, और इस तरह जो है वो एनआरओ हुआ था। इस वक्त तो कोई डिक्लेयर्ड एनआरओ नहीं है, लेकिन फिर भी एनआरओ है। सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान उठा रहा है और सबसे ज्यादा जो फॉलोइंग है वो इमरान खान की है। लेकिन आप अनकरीब देखेंगे कि इमरान खान को जमीन बोस कर दिया जाएगा। ये जो बहुत ज्यादा जो फॉलोइंग है ना इनकी, ये सब जमीन बोस हो जाएगी। फिर इमरान खान को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद कर दिया जाएगा, नून लीग को सिर्फ पंजाब तक महदूद कर दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी को सिर्फ सिंध तक महदूद कर दिया जाएगा, और बलूचिस्तान का जो हशर है सो है। यही इस्टेब्लिशमेंट चाहती है और यही इस्टेब्लिशमेंट की खूबी है। कहते हैं ना कि ना खंजर पे कोई छींट, ना दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो इस्टेब्लिशमेंट कत्ल भी इस तरह करती है कि ना खंजर पे कोई छींट होती है, ना दामन पे कोई दाग होता है, और हम कत्ल हो रहे होते हैं, और हम हो रहे हैं।
ये है इस्टेब्लिशमेंट का असल NRO2, जो उस वक्त के अभी तक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो PDM और इमरान खान PTI इनके बीच में हुआ था, यानी इत्तेहादी हुकूमत और PTI के दरमियान NRO2 हुआ, और उसमें जो सालिस का किरदार अदा किया वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया। और अब सियासत चल रही है और ये सियासत चलती रहेगी। अब देखते हैं कि अदालतें भी कब तक इन मामलात को चलाती हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अदालतों का किरदार मस्ख हो रहा है, अदालतों के वजूद पर कीचड़ फेंका जा रहा है, अदालतें इस वक्त खुद मुतनाज़ हो गई हैं, अदालतों के मुतनाज़ फैसले अवाम की नज़रों में अदालतों के वक़ार को गिरा रहे हैं। इस वक्त अदालतें अपने मयार को बर्बाद कर रही हैं। अदालतों को सोचना चाहिए। NRO उसने दिया, NRO उसने लिया। अदलिया को बीच में जो है वो ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अदलिया को कम से कम न्यूट्रल रहना चाहिए। अदालतों को फेस देखकर नहीं फैसले करने चाहिए, केस देखकर फैसला करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि आज का जो फैसला था वो केस देखकर नहीं हुआ, फेस देखकर हुआ। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मरहम नवाज की बरियत केस देखकर नहीं हुई, फेस देखकर हुई है। और इस तरह शहबाज गिल की जमानत केस देखकर नहीं हुई, फेस देखकर हुई है। और ये सब इसी तरह चल रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा और हमने ना जाने कब तक बर्दाश्त करना है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।